नमस्कार साथियों, आप सभी प्यारे साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ के हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों यूपी टेट की एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही बेहद नाजुक समय है आपके पास। आप उस समय को कितना सही इस्तेमाल कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो आप बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करके उस सभी चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितनी भी तैयारी आपकी होनी थी हो चुकी है दोस्तों। आप बिल्कुल भी इसके लिए आप किताबों में उलझे मत रहिए दोस्तों। अभी सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए और यही प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास के शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं छपे भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें पूछा है, इसमें सुनने को जो है, ये जो सुनने को वाक्यांश है, इसमें कौन सा कारक है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। ये चारों कारक है आपके सामने और आपको राइट आंसर बताना है, जो कि आपको मैं पहले ही बताया था कि जब भी प्रैक्टिस सेशन की क्लास स्टार्ट हो दोस्तों तो आप सारे क्वेश्चनों को आंसर बताइएगा और अपने आप को चेक करिएगा आप कितने क्वेश्चनों में से कितना सही कर पा रहे हैं और आपकी क्या उस लेवल तक तैयारी है जिस लेवल तक आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो दोस्तों अपना लेवल भी चेक करते रहिए उसे। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले का बात किया जाए तो दोस्तों सुनने को, इसका अर्थ जो होगा सुनने के लिए, इसका सही अर्थ ये होगा सुनने के लिए। तो यहाँ पे के लिए का जो कारक चिन्ह है किसका है, तो ये है संप्रदान कारक का दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। को की बात किया जाए, कर्म को कर्म का भी एक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे अर्थ की बात किया जाए तो वो अर्थ जो है यहाँ पे दूसरा निकल रहा है, सुनने के लिए अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे के लिए संप्रदान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कर्ता की बात किया जाए तो कर्ता ने, अगर ने आपको चिन्ह दिख रहा है तो वहाँ पे कर्ता हो जाएगा दोस्तों। और करण से के द्वारा ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। अधिकरण बात किया जाए, अधिकरण में पर ये अगर सिंबल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों वहाँ पे, तो अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य दोस्तों पूछा गया है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। और आपके ऑप्शन है कर्मवाच, कर्तवाच और भाववाच। कर्मवाच, कर्तवाच, कर्तवाच और भाववाच, ये और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। और इसमें पूछा है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये क्वेश्चन है। इसमें कौन सा वाच है दोस्तों, वाच पूछा गया है। तो राइट आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों फटाफट। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो अगर कर्ता के बाद से के द्वारा लगा हो तो वहाँ पे दोस्तों कर्मवाच हो जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे ना लगा है। अध्यापक ने, तो अध्यापक ने लगा है तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो कर्तवाच हो जाएगा दोस्तों। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कर्तवाच। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा कर्तवाच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली, तो इसमें जो है कर्तवाच आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निचवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चन आपका सर्वनाम से है दोस्तों, जो कि ये भी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार इसे क्वेश्चन पूछते हैं उदाहरण देके दोस्तों, और थियोरेटिकल पार्ट से भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों हम लोग, हम दोनों, तुम और स्वयं। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताइए और सारे क्वेश्चनों के आंसर आप बताया करिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, हम लोग जो है, हम दोनों, ये सारे जो है पुरुषवाचक हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और निज की बात किया जाए, जहाँ पे आपको स्वयं, खुद, ये सारी चीज़ें देखिए, वहाँ जो होता है वो
निजवाचक सर्वनाम हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? जो कि लगातार मैंने हर प्रैक्टिस सेशन में इस टाइप के एक क्वेश्चन डेली रखा है अपने, और ये टॉपिक जो कि बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है और लगातार इससे क्वेश्चन आते रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेट में। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ये आज का पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। और दूसरा ऑप्शन है इसका, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है, सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने के लिए बैठा। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, और आपको बताना है इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, पहले ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं कि प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, जो कि मैंने लगातार पिछली क्लास में बताया था कि बीच में आपको कहीं भी किंतु, परंतु, जो कि ये सारे अगर वर्ड्स आपको दिखाई दे, ये कीवर्ड्स मैंने बताया था, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है दोस्तों। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये जो है मिश्र वाक्य है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी पुस्तक की व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो मैंने एक जो बताया था, एक यहाँ पे जो है ये सरल वाक्य हो जाएगा दोस्तों, ये सरल वाक्य हो जाएगा। और सी की बात की जाए, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो ये भी दोस्तों सरल वाक्य हो जाएगा। और सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने के लिए बैठा, यहाँ पर दोस्तों दो वाक्य आया है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे दो वाक्य हो वहाँ पे जो है संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पांचवा क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। इसमें चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वियोग श्रृंगार की जो है स्थिति नहीं पैदा होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है प्रवास, मिलन, पूर्व राग और मान। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स से फटाफट बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके आंसर की बात किया जाए दोस्तों, और प्रवास मतलब होता है दोस्तों कहीं पे जाना, जब घर छोड़ के कहीं जाते हैं तो उसे प्रवास बोला जाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों वियोग की स्थिति, वियोग श्रृंगार की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं हो पाएगा, होगा। और पूर्व राग की बात किया जाए तो दोस्तों ये पुराना प्रेम से संबंधित, पुराना प्रेम इसका अर्थ होता है। पुराना प्रेम की भी स्थिति में जो वियोग श्रृंगार की स्थिति पैदा होती है दोस्तों। और मान का मतलब होता है रूठना मनाना। तो इस स्थिति में भी जो वियोग की स्थिति पैदा होती है दोस्तों, इस स्थिति में वियोग की स्थिति पैदा होती है दोस्तों। मिलन की बात किया जाए, मिलन की स्थिति में जब, तो इस यहाँ पे जो है संयोग की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वियोग श्रृंगार की स्थिति जो नहीं है वो है मिलन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मैं लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़बरदस्ती दोस्तों मैं अपने प्रैक्टिस सेशन में डाल रहा हूँ, जिससे आप इतना प्रैक्टिस अच्छे से कर लें कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार मैं प्रैक्टिस सेट में अपने रख रहा हूँ। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट और स्वादिष्ट। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और आपको बताना है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है। इसमें से 3 शुद्ध होंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो अशुद्ध है, और आपको बताना है इसका कौन सा अशुद्ध है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, स्वादिष्ट की बात किया जाए दोस्तों, स्वादिष्ट एकदम सही वर्ड, सही शब्द है दोस्तों एकदम। और अनिष्ट की बात किया जाए तो अनिष्ट भी एकदम राइट शब्द है दोस्तों। और परिशिष्ट की बात किया जाए तो ये भी एकदम सही शब्द है दोस्तों। और घनिष्ठ की बात करें दोस्तों, यहाँ पे घनिष्ठ नहीं होगा, घनिष्ठ होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनिष्ठ इस क्वेश्चन का जो है शुद्ध वर्तनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का 7वां क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है, क्वेश्चन अलंकार पूछा गया दोस्तों। और अलंकार जो कि मैं लगातार अपने प्रैक्टिस सेट में डेली अलंकार के 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगातार मैं रख रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके लिए। और इसमें जो है अलंकार पूछा गया है, और आपके ऑप्शन जो है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये चारों अलंकार के जो है ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
ये वाक्य है और इसमें अलंकार को छांट के बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब दो असमान पदों के बीच दो असमान पदों के बीच दोस्तों ये वाला मार्का अगर आता है, ये वाला चिन्ह, तो वहाँ पे जो है रूपक अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे समान पद हैं, दो समान पद हैं, मतलब समान अर्थ के पद, उनके बीच में अगर ये मार्का आया है तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार वहाँ पे होगा। असमान मतलब असमान अर्थ वाले, असमान अर्थ वाले, इनके अर्थ जो है अगर असमान है तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, और इनके अर्थ जो है समान है तो वहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, और आज का 8वां क्वेश्चन है दाल में कुछ काला होना। एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है दोस्तों, और मुहावरे से लगातार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल भी जो टफ मुहावरे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छौंक जल जाना, और आशंका या संदेह। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, और आपका इसका अर्थ बताना है दाल में कुछ काला होना का। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, और लगातार आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहिए दोस्तों अपना, और जिससे आपको भी पता चलता रहे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, दाल जल जाना ये नहीं होगा दोस्तों, दाल में कुछ काला होने का अर्थ। दाल में कुछ गिर जाना ये भी नहीं होगा दोस्तों, दाल का छौंक जल जाना ये भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पे आशंका या संदेह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दाल में कुछ काला होने का अर्थ जो होगा वो होगा आशंका या संदेह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम टू सेम अगर वर्ड दिखाई दें आपको भावार्थ में, अर्थ में, विकल्प में भी दोस्तों, तो वो विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। जैसे दाल में देखो लगातार दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छौंक, दाल का जल जाना, इस टाइप के अगर अर्थ दिखाई देने, सारे तुरंत काट दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप के उसके अर्थ नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, और आपके विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों, अग्नि, वही और अनल, ये पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पाषाण, अश्म और उत्पल, और तीसरा ऑप्शन है व्योम नभंबर, और चौथा ऑप्शन है पयोधर, उरोज और सरोज। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। और इसमें पूछा है कि किस सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, इनमें तीनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, व्योम, नभ और अंबर, ये जो है आकाश की पर्यायवाची है, तीनों जो है आकाश की पर्यायवाची है। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। अग्नि मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है दोस्तों, और ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 10वां क्वेश्चन पूछा है, यामा के रचयिता कौन है। और जो हिंदी साहित्य के इतिहास से, रचनाओं, कविताओं से, ये सारी चीज़ों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं नए एग्जामों में, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार रखना होगा इन सारे चैप्टरों को, और आई होप आप तैयारी किए होंगे काम भर की कि आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा देवी और महादेवी वर्मा, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको इसमें यामा की रचना बताना है किसकी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की जो फेमस रचना है चितंबरा, ये बहुत फेमस रचना है इनकी दोस्तों। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो फेमस रचना है झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये आप इनकी फेमस रचना है। महादेवी की बात किया जाए, निर्जा, निहार, यामा, ये सारी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यामा की रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। ये भी मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों आपको, और इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आज रखे हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। और अब मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि इस प्रकार के मुहावरे में अगर सेम टू सेम वही वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो उसका आंसर नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं होगा। तो आप देखते हैं इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं, अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, और घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। दोस्तों ये चारों
विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि घी निकालने की बात उंगली से घी, तो इसमें भी वही सेम वर्ड रखा गया है, तो ऐसे वर्डों को तुरंत काट देते हैं दोस्तों। तो कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। ये भी उंगली, घी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल जहाँ दिखाई दे तुरंत काट दो इसको। और घी हमेशा चम्मच से निकालना, फिर घी निकालने की बात हो रही, तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका अर्थ सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से व्यक्तिवाचक नहीं है। 3 ऑप्शन आपको व्यक्तिवाचक होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। तो आपको बताना है उसको। आपके ऑप्शन है दोस्तों हिमालय, गंगा, रामायण और पहाड़। ये जो है आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और राइट आंसर की इसकी बात किया जाए दोस्तों, हिमालय एक पर्वत विशेष है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा एक नदी विशेष है, तो यहाँ भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा दोस्तों। रामायण जो है एक ग्रंथ विशेष है, यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। और पहाड़ की बात किया जाए दोस्तों, ये जो है एक यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने हिंदी भाषा से जो है लिए हैं दोस्तों। और आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का कौन सा सही अनुक्रम है। आपको क्रम बताना है हिंदी भाषा के विकास का। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृतिक, अपभ्रंश हिंदी, पाली। और सी ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक हिंदी। और डी ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बात किया जाए तो पहला जो है संस्कृत होगा, फिर पाली होगा, फिर प्राकृतिक होगा, फिर अपभ्रंश होगा, फिर अवहट्ट होगा दोस्तों। इस तरीके से इसका क्रम है, ये क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन राइट होता है। तो पाली, प्राकृतिक, ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी, ये सही क्रम है। प्राकृतिक ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जो सही क्रम है ये पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी क्लास आज की दोस्तों। और आपको ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे दोस्तों आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसिफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लास के बाद पूरी PDF उपलब्ध करा दी जाती है दोस्तों। तो आप सभी प्यारे साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।